हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज हम शुरू करते हैं। गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय बेसिकली बताती क्या है और किस चीज पर आधारित है। गॉस की प्रमेय आधारित है वैद्युत फ्लक्स पर। एक बार बहुत कम टाइम में फ्लक्स का रिवीजन कर देते हैं। वैद्युत फ्लक्स का फ्लक्स वो बल रेखाएं हैं, वैद्युत फ्लक्स वो बल रेखाएं हैं जो किसी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उस पृष्ठ के भीतर से गुजरती हैं। मीन्स वे बल रेखाएं जो किसी पृष्ठ से होकर गुजरे। ये बोर्ड है, बोर्ड में से ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत बल रेखाएं जितनी इस बोर्ड में से गुजरेंगी वही फ्लक्स है। इसके बाहर से गुजरेगी, इसके ऊपर से गुजरेगी, उससे कोई मतलब नहीं। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक आवेश होना चाहिए जिसके चारों तरफ एक बंद पृष्ठ हो। इस बिंदु का नाम हमने O दे दिया। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दो चीजें आएंगी इसमें। एक आएगा कथन, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब होता है जुड़ा हुआ, एसोसिएटेड, उसे संबंधित। परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका कथन है। देखिए, निरूपित करते हैं फाई से। फाई हो गया Q/ε0। ये हमारा इसका कथन है कि उसके लिए क्या चाहिए, एक बंद पृष्ठ चाहिए। बंद पृष्ठ के अंदर आवेश हो या आवेश के चारों तरफ एक बंद पृष्ठ खींचा जाए, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसकी परिभाषा है, या इसको हम कथन भी कह सकते हैं। दूसरी बात, अब जब हम इसके सिद्ध करने की बात हम करते हैं, इसको अब नोट करिएगा। सिद्ध करने की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास केवल ये चीज है, इसको कहेंगे उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब दो वर्ड होते हैं, उत्पत्ति और उपपत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है कोई नई चीज का निर्माण करना, बनाना। उपपत्ति का मतलब है जो चीज दी गई है उसी चीज को प्रूव करना, सिद्ध करना, या इस चीज से सिद्ध करना भी लिख सकते हैं। हमारा एक पॉइंट है O, जिस पर आवेश Q रखा है, और इसके चारों तरफ डॉटेड करके हमने एक काल्पनिक गोले का निर्माण किया। ध्यान रखिए, किसी आवेश के चारों तरफ खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ को नाम दिया जाता है गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम दिया जाता है, गॉसियन पृष्ठ नाम दिया जाता है। मान लो इसकी ये यहां से स्मॉल r त्रिज्या का पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के ऊपर पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ है गोले के आकार का, जैसे बॉल होती है। वृत्त नहीं, वृत्त केवल दो दिशाओं वाला होता है। वृत्त केवल कॉपी पे खींचा जा सकता है, गोले को दिखाने के लिए कॉपी पे खींच सकते हैं, लेकिन वास्तव में
गोला कॉपी पर नहीं बन सकता, क्योंकि गोला होता है 3 डायमेंशनल वाला, 3 दिशाओं वाला। तो कल्पना करके चलते हैं कि ये गोला है और गोले के पृष्ठ पर एक पॉइंट यहां P है, जिस पर एक सूक्ष्म अवयव लिया गया है जिसका क्षेत्रफल dA है। अब देखिए यहां पर जो dA वेक्टर होगा, जिसका नाम हमने क्षेत्रफल वेक्टर हम कहते हैं, वो हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत होगा जिसके ऊपर जो अवयव होगा उसके लंबवत होगा। अब दूसरी बात देखिए, जब वैद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टी बताई थी तो उसमें एक बात आपको ये बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होकर निकलती हैं, चाहे पृष्ठ वृत्ताकार हो चाहे पृष्ठ गोलाकार हो। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो जब हम इसकी बात हम करते हैं तो इस पर भी वैद्युत क्षेत्र जो है वो आपका इस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। इससे एक बात पता चलेगी कि वेक्टर dA और वेक्टर E परस्पर समांतर हैं। चित्र द्वारा वेक्टर E व वेक्टर dA परस्पर समांतर व समदिशात्मक है। अतः थीटा बराबर 0 डिग्री। किस किस के बीच का कोण लिया गया है? वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच का कोण लिया गया है। समदिश है, समांतर होने में कोई जरूरी नहीं है समांतर होने में दोनों एक ही दिशा के अंदर हो। समांतर होने में एक जैसे दोनों हाथ हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में, दोनों समांतर हैं, लेकिन इनके बीच, इनकी उंगलियों के बीच कोण 180 डिग्री है। इसलिए हमें यह बात ध्यान रख के चलनी पड़ेगी कि हमारा वेक्टर E और वेक्टर dA दोनों समांतर हैं और समदिश हैं, इसलिए कोण 0 हुआ। अब देखिए अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूंकि बड़ा पृष्ठ गोले के आकार का है, छोटा किसी भी आकार का हो सकता है। आप देखिए तो इसलिए छोटा पृष्ठ होगा तो फ्लक्स भी छोटा गुजरेगा। d फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, ये हमारी फ्लक्स की परिभाषा कहती है। तो यहां क्या करेंगे, E dA cos थीटा, और चूंकि आपको पता है कि थीटा का मान 0 डिग्री है, इसलिए यहां रखते हैं d फाई बराबर E dA cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री होता है 1 के बराबर, तो बचा 80। पहली कंडीशन तो हम इसको मान के चलते हैं। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि इसके अंदर हमें चूंकि फ्लक्स निकालना है, फाई इज इक्वल टू वेक्टर E, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, जो हमारी गॉस की प्रमेय कहती है। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले E का मान। अब आप देखिए आवेश कहां है, आवेश है O बिंदु पर। कहां निकाल रहे हैं, P बिंदु पर निकाल रहे हैं। P बिंदु पर R दूरी पर बिंदु P है, तो क्या निकालते हैं, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा आ गया। अब चलते हैं परिभाषा में आगे, तो क्या होगा, समीकरण 1 से कर लेते हैं बात। 1 से क्या होगा कि भाई d फाई बराबर E का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर और d a, यहां d a आ गया। चलिए अब बात ये आती है कि ये तो हमारा सूक्ष्म अवयव की बात हम कर ली। अब जो संपूर्ण पृष्ठ है उसकी बात हम करते हैं।
देखिए संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बात करते हैं तो क्या होगा, अब फाइन डी फाइन नहीं होगा, फाई होगा क्योंकि संपूर्ण की हमने बात कर ली, बराबर 1/4 पाई Epsilon 0 Q/r² इंटीग्रल डी। हमने क्यू को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि आगे स्रोत थोड़ा बदलता है, जिस दूरी को हमने त्रिज्या लेके चले हैं, जिस त्रिज्या का हमने प्लस खींचा है वो त्रिज्या नहीं बदलने की, तो इसलिए ये वस्तुएं जो हैं या ये संख्याएं राशियां नियत है। अब बात हमने डीए पे क्यों लगाया, क्यों डीए पे इसने लगाया, क्योंकि डीए एक छोटा सा अवयव लिया गया है, छोटा सा पॉइंट है जिसका क्षेत्रफल डीए है। अब जैसे जैसे हम पूरा सरफेस लेंगे वैसे वैसे क्षेत्रफल बदलता जाएगा। चूंकि गोलीय है इसलिए पृष्ठ कैसा होगा, बंद होगा। दो तरह के पृष्ठ लिए जाते हैं, खुला पृष्ठ चुपराव और बंद पृष्ठ। अब देखिए पृष्ठ कैसा लिया हमने, बंद लिया है, इसमें यहां लगाएंगे क्लोज इंटीग्रल। चूंकि क्लोज इंटीग्रल की हम बात करते हैं डीए, और क्लोज इंटीग्रल डीए का मतलब होता है कि पूरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई स्मॉल r²। रखिए मान क्या आएगा, इसलिए फाई बराबर 1/4 पाई Epsilon 0 Q/r², 4 पाई r² डी फाई का मान, डी का मान यहाँ रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो क्या होगा Q/Epsilon 0। ये हमारी गॉस की प्रमेय का ऊपर कथन लिखाया था, या हमने उसको सिद्ध किया है। आप देखिए कोई समस्या हो पूछिए इसमें। थोड़े इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए अब आएंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आता है भाई गॉस थ्योरम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कैसे करी जाए, कूलाम का नियम को कैसे सिद्ध किया जाए। तो आते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में सबसे पहला आता है इसके अंदर कूलाम के नियम की उत्पत्ति। कूलाम के नियम की उत्पत्ति कैसी करनी है, बिल्कुल चित्र हमें उसी तरीके से लेके चलना है कि भाई हमने एक गोलाकार काल्पनिक गोला लिया और इसके केंद्र पर हमने एक प्लस क्यू आवेश रखा ओ, या आप ऐसा उल्टा कहिए कि एक हमने आवेश लिया ओ बिंदु पर और उसके चारों तरफ हमने एक काल्पनिक गोला खींचा। इस काल्पनिक गोले का जो नाम होगा वो होगा आपका गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्यों कहा गया, किसी भी आवेशित वस्तु के या आवेश के चारों ओर जो एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाएगा वो किसी भी आकृति का हो, उसका नाम गॉसियन पृष्ठ ही होगा। मान लो यहां से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां प्लस Q0 का आवेश रखा है। यहां में क्या निकालना है, यहां में वैद्युत बल निकालना है क्योंकि कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो यहां पर वही हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसका क्षेत्रफल है dA, और इस पॉइंट पर dA वेक्टर यानी क्षेत्रफल वेक्टर इस पृष्ठ के लंबवत होगा। साथ साथ पीछे गॉस के प्रमेय में बताया कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र इसके समांतर होगा। चूंकि जब तक
गॉस की प्रमेय से हम वैद्युत क्षेत्र नहीं निकालेंगे जब तक हमारे लिए ये चीज निकालना संभव नहीं है, बल निकालना संभव नहीं है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले हम सीधी सी बात करते हैं, सब कुछ थ्योरी उसी तरीके से लिखी जाएगी। कैसे लिखी जाएगी? माना बिंदु आवेश प्लस Q के चारों ओर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा, जिसके ऊपर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर आवेश प्लस Q0 रखा है। इस पृष्ठ पर dA क्षेत्रफल का एक अवयव लेते हैं। इस अवयव पर क्षेत्रफल वेक्टर पृष्ठ के लंबवत तथा वैद्युत क्षेत्र dA वेक्टर के समांतर होगा, जिसके कारण इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण जो है वो शून्य होगा। वेक्टर E व वेक्टर dA परस्पर समांतर व समदिश हैं, अतः थीटा बराबर 0 डिग्री होगी। थीटा का मान 0 ले लिया। अब क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई क्लोज इंटीग्रल लिया जाएगा। ध्यान रखिए पृष्ठ कैसा है? बंद पृष्ठ है, इसलिए क्लोज इंटीग्रल लिया जाएगा। वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, ये इसकी परिभाषा है। इसको ओपन करिए। E dA cos 0, तो cos 0 1 होता है। इंटीग्रल E dA बचा, ये हमारा फाई आएगा, तो cos 0 का मान 1 के बराबर होता है। अब बात ये आती है कि इंटीग्रल जब तक नहीं हो सकता जब तक बहुत सारी चर राशियों में से केवल चर केवल एक हो। इसके अंदर E और dA दोनों हैं, हो सकता है दोनों चर हो सकता है दोनों अचर हो सकता है एक चर हो, लेकिन चर कौन सी है इस बात को हमें पहले ऑब्जर्व करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले आप E की बात हम करते हैं। देखिए E किस किस बात पर डिपेंड करता है? E एक तो डिपेंड करता है दूरी पर। कैसे डिपेंड करता है? चूंकि E व्युत्क्रमानुपाती होता R स्क्वायर व E समानुपाती होता है Q की। क्योंकि स्रोत की हम बात करते हैं, स्रोत हमारा फिक्स है, तो E समानुपाती Q, तो इसका मतलब Q जब तक चेंज नहीं होने का, जब तक हमारा E चेंज नहीं होने का। बात आती है दूरी की। पॉइंट कहां है? पॉइंट P है स्मॉल r दूरी पर। अब जो पृष्ठ जिस आकृति का लिया गया है, जिस त्रिज्या का लिया गया है, वो ना पृष्ठ चेंज होने का है ना ही त्रिज्या चेंज होने की है। तो इसलिए E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के अनुसार E के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए क्या ले सकते हैं कि फाई बराबर E क्लोज इंटीग्रल D। चूंकि ये जो सूत्र का निर्माण है ये गॉस की प्रमेय का जस्ट अपोजिट है। दोनों को सेम इसलिए कराया क्योंकि एक समझ में आ जाएगा, दूसरे बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए दोनों सिमिलर हैं। बात करते हैं पिछले वाले टॉपिक में हमने आपको बताया इसका मान आया 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोलीय पृष्ठ क्षेत्रफल है। गोलीय पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा कितना 4 पाई r स्क्वायर होता है। और यहां चूंकि अनुप्रयोग की हम बात करी है, एप्लीकेशन की बात करी है, गॉस की प्रमेय से पहला मान लेते हैं इसे फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हम जानते हैं। जब हम इस चीज को जानेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन 0 की जब हमने बात करी है, इसको जानेंगे तो हमें क्या पता लगेगी? हमें ये बात पता लगेगी कि फ्लक्स तो एक ही होता है, एक पृष्ठ पर गुजरने वाला फ्लक्स एक ही होता है। तो क्या कह सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से करेंगे, इक्वेट करिए। Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर E गुणा 4 पाई r स्क्वायर। तो E का मान आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। इस समीकरण हमने
अब क्या करना है, हमें करना है कि कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो कूलाम के नियम में आता है बल। बल के लिए क्या करते हैं, बिंदु P पर प्लस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, देखिए F बराबर Q0 इंटू E। ये वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा कहती है कि किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप कह सकते हैं E बराबर F अपॉन Q0। अब चूंकि आपको Q0 का मान, आपको E का मान पता है, तो क्या कर सकते हैं, E का मान यहां रखिए। E का मान रखने से क्या होगा, चूंकि E का मान रखने से यह फर्क पड़ेगा, F बराबर Q0 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब जब पूरा फॉर्मूला हम बनाएंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर की हम बात करेंगे। और ये कहते हैं यही कूलाम का नियम है, यही है कूलाम का नियम। ये जो बताया गया है यही है आपके कूलाम का नियम। तो इस तरीके से हमने इसको सिद्ध किया है, कूलाम के नियम की उत्पत्ति हमने की है। आप जरा इसको देखिए और इसको साथ साथ नोट करते चलिए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और आपको लाइव देने का पर्पस हमारा ये है कि ना तो आपके टाइम का नुकसान हो, ना हमारे आगे आने वाले टाइम को नुकसान होना चाहिए। तो जिससे आप लोग कंटिन्यूस इसकी स्टडी करते रहें। अभी आपको देखने कोई नहीं आएगा, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप लगातार वर्क को पूरा करते रहें। जितना वर्क को आप देर से करेंगे उतने पिछड़ जाएंगे, ध्यान रख के चलिए आगे थोड़ी सी हम बात करते हैं। चूंकि आगे आने वाले टॉपिक पर हम बात करते हैं, छोटी सी बात, हम ज्यादा लंबी चौड़ी इसके अंदर नहीं करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं आवेश घनत्व। आवेश घनत्व की हम बात करते हैं। देखिए घनत्व कहीं पर भी आप लें, आपको सबसे पहले बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं कि सपोज करो कि a प्लस बी है, आपके पास होल स्क्वायर है, और इसमें कहते हैं कि यदि b बहुत छोटा है a से, प्लस का हो या माइनस का हो, तो हम क्या ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगभग बराबर a स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि जो राशि बहुत छोटी होती है उसे 0 मान लिया जाता है। लेकिन गुणा और भाग में हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे लिखा, मान लो आयतन लिखा, आयतन क्या होगा, v गुणा a गुणा b गुणा c, एक लंबाई एक चौड़ाई एक। अगर लंबाई की तुलना में चौड़ाई और ऊंचाई बहुत ज्यादा कम हो, जैसे एक वायर ले लिया, 15 किलोमीटर का वायर ले लिया, और उसकी जो चौड़ाई है या उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो नगण्य के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर चौड़ाई और ऊंचाई को नगण्य मानते हैं। चूंकि गुणा में है इसलिए हम इसको लिखते हैं a गुणा 1 गुणा 1। b का मान हमारा a के बराबर हमारा आ गया, लेकिन आयतन वहीं का वहीं रहता है। तो इसी तरीके से आवेश घनत्व की जब हम बात करते हैं, घनत्व का पर्पस हमारा सब जगह वही होता है। तो घनत्व में हमेशा जैसे घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, लेकिन अगर हम उसको आयतन में से अगर एक भी राशि छोटी है उसको 1 मान लेते हैं, तो मात्रक जो है शेष राशि के आधार पर डिसाइड होता है। तो सबसे पहला हमारा आता है रेखीय
आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और रेखीय यानी जो भी आवेश है वो केवल एक सरल रेखा पर है जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा अधिक है, इसे लिखते हैं लैम्डा बराबर q अपॉन स्मॉल l। ये हमारा इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। रेखीय आवेश घनत्व यानी आवेश जो लिया गया है वो एक चालक के लंबाई पर लिया गया है, लंबाई इतनी है कि उसका आगे पृष्ठ क्षेत्रफल है। आयतन में दो चीजें होंगी, लंबाई गुणा पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी चौड़ाई और ऊंचाई वो नगण्य के बराबर होगी, इसे लैम्डा का मान q अपॉन l के बराबर आया। दूसरा लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं पृष्ठ यानी आवेश जो किस पर लिया गया, पृष्ठ पर लिया गया है, तो इसको सिग्मा बराबर होगा q अपॉन a कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और तीसरा और लास्ट होता है आयतन आवेश घनत्व यानी आयतन आवेश घनत्व। अब पूरे के पूरे आयतन की हमने बात कर ली है, ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई, इन तीनों में से कोई सा भी नगण्य नहीं है, इसलिए तीनों के तीनों फाइनाइट है, निश्चित है। इसलिए हम लिखेंगे रो बराबर q अपॉन v, इसका कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इन तीनों का इस्तेमाल आगे चलते हुए हम लोग एक नए टॉपिक में आपका करेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले आप इतना करिए, बर्डन मत समझिए, प्यार से ध्यान से एंजॉय करते हुए, पढ़ाई को एंजॉय करते हुए आप लोग इसको कंटिन्यू करिए। कोई समस्या आती है आप लिखिए, लिखने में समस्या आती है मुझको पर्सनल व्हाट्सएप पे आप लिखिए, लेकिन आप लोग अपनी समस्याओं को निवारण के लिए आप लोगों को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग समस्याएं जो आए उसको हम मेरे साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और बेहतर वीडियो बना सकूं और आपको प्रसन्न कर सकूं, जिससे मैं भी प्रसन्न हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।